अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेथ ऑन द नाइल, अध्याय 23। मरी हुई औरत का शरीर, जो जिंदा रहते लुइस बोर्जे थी, कैबिन की जमीन पर पड़ा था। दो आदमी उसके ऊपर झुके हुए थे। रेस पहले सीधा हुआ। मरी हुई होगी करीब 1 घंटे पहले, उसने कहा। हम बेसनर को बुलाते हैं। सीधा दिल में छुरा मारा गया है। मौत तुरंत हुई होगी। चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं, पॉयरो ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से बिगड़ा हुआ था। होठ दांतों से हटे हुए थे। पॉयरो फिर झुके और उसका दाया हाथ धीरे से उठाया। उंगलियों के बीच कुछ छोटा सा दिख रहा था। पॉयरो ने उसे निकाला और रेस को दिखाया। एक हल्का गुलाबी रंग का कागज का टुकड़ा। देख रहे हो ये क्या है? पैसे, रेस ने कहा। शायद 1000 फ्रैंक का नोट है। तो साफ है कि क्या हुआ, रेस ने कहा। उसे कुछ पता था और वो कातिल को ब्लैकमेल कर रही थी। सुबह ही हमें शक हुआ था कि वो कुछ छुपा रही है। पॉयरो चिल्लाए। हम बेवकूफ थे। हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। उसने क्या कहा था? मैंने क्या देखा होगा? मैं तो नीचे वाले डेक पर थी। हाँ, अगर मैं सो नहीं पाई होती और ऊपर आ जाती तो शायद मैं उस कातिल को आते जाते देख लेती। और वही तो हुआ। वो ऊपर आई थी। उसने किसी को लिनेट डॉयल के कैबिन में आते या जाते देखा था और अपनी लालच, अपनी बेइंतहा लालच की वजह से आज यहाँ मरी पड़ी है। और हम अब भी नहीं जानते कि उसे किसने मारा, रेस ने निराश होकर कहा। पॉयरो ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, अब हमें बहुत कुछ पता चल चुका है। हम लगभग सब जानते हैं। बस जो हम जानते हैं वो विश्वास करने योग्य नहीं, लेकिन सच वही है। मैं सुबह कितना मूर्ख था। हमें पता था वो कुछ छुपा रही है, पर ब्लैकमेल या लॉजिकल कारण समझ नहीं पाए। उसने तुरंत पैसे मांगे होंगे, रेस ने कहा। धमकी दी होगी। कातिल को पैसे देने पड़े। शायद फ्रेंच नोट्स में कुछ मिला। पॉयरो ने सोचा और सिर हिलाया। शायद नहीं। कई लोग ट्रैवल करते समय अलग अलग करेंसी रखते हैं। पॉन्ड्स, डॉलर्स, फ्रेंच नोट्स। कातिल ने जो भी था वो दे दिया होगा। अब आगे सोचते हैं। कातिल उसके कैबिन में गया, पैसे दिए और फिर पॉयरो ने कहा। वो औरत पैसे गिनने लगी। हाँ, मैं जानता हूँ उस तरह की औरतों को। पैसे गिनते हुए उसका ध्यान हट गया होगा। कातिल ने हमला कर दिया और फिर पैसे लेकर भाग गया, बिना ये देखे कि एक नोट का कोना फट गया है। शायद हम उसे उसी से पकड़ ले, रेस ने कहा। मुझे शक है, पॉयरो ने कहा। वो अब तक नोट्स चेक कर चुका होगा और फटा नोट पहचान लिया होगा। अगर वो कंजूस होता तो शायद नोट फेंकने में हिचकिचाता, लेकिन मुझे डर है कि वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इस मर्डर और मैडम डॉयल के मर्डर दोनों के लिए बहुत हिम्मत, तेजी और साहस चाहिए। ये सब एक डरपोक या कंजूस इंसान में नहीं होते। रेस ने निराश होकर सिर हिलाया। बेसनर को बुलाना पड़ेगा, उसने कहा। मोटे डॉक्टर का मुयाना ज्यादा लंबा नहीं चला। ये औरत 1 घंटे से ज्यादा देर पहले नहीं मरी, उसने बताया। मौत तुरंत हुई। क्या हथियार इस्तेमाल हुआ होगा? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कुछ बहुत तेज, पतला या नाजुक था। मैं दिखा सकता हूँ। वो अपने कैबिन में गया और एक केस से एक लंबी, पतली सर्जिकल चाकू निकाली। कुछ ऐसा ही था मेरे दोस्त। आम टेबल चाकू नहीं था। क्या तुम्हारा कोई चाकू गुम हुआ है? रेस ने शांत लहजे में पूछा। बेसनर उसे घूरने लगा। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप ये क्या कह रहे हैं? आप सोचते हैं कि मैं, कार्ल बेसनर, जो ऑस्ट्रिया में इतना मशहूर है, मैंने एक नौकरानी को मार डाला? ये एक अपमान है। मेरे किसी चाकू की कमी नहीं है, एक भी नहीं। आप खुद देख सकते हैं और मैं इस अपमान को नहीं भूलूंगा। डॉक्टर बेसनर ने अपना केस झटके से बंद किया, नीचे पटका और गुस्से में डेक पर चला गया। ओह, साइमन ने कहा। आपने उसे नाराज कर दिया। पॉयरो ने कंधे उचका दिए। दुख की बात है। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बेसनर एक बहुत अच्छा आदमी है, चाहे थोड़ा अजीब ही क्यों ना हो। डॉक्टर बेसनर अचानक फिर से आ गया।
क्या आप कृपा करके मेरा कैबिन छोड़ देंगे? मुझे अपने मरीज की टांग की ड्रेसिंग करनी है। मिस बॉवर्स भी उनके साथ थी, प्रोफेशनल अंदाज में खड़ी थी और दूसरों के बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। रेस और पॉयरो चुपचाप बाहर निकल गए। रेस कुछ बड़बड़ाया और चला गया। पॉयरो बाएं मुड़ा। उसे कुछ लड़कियों की बातचीत की आवाजें और हल्की हंसी सुनाई दी। जैकलिन और रोजली के कैबिन के पास खड़ी थी। दरवाजा खुला था। जैसे ही उनकी ओर पॉयरो की परछाई पड़ी, उन्होंने ऊपर देखा। रोजली ऑटोबॉन ने पहली बार पॉयरो की ओर मुस्कुराया, एक हल्की झिझक भरी मुस्कान, जैसे कोई कुछ नया और अजनबी कर रहा हो। आप लोग गॉसिप कर रही हैं मैडमोज़ेल? पॉयरो ने मजाक में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोजली ने कहा। हम तो बस लिपस्टिक कंपेयर कर रहे थे। पॉयरो मुस्कुराए। लेस शिफॉन्स, पॉयरो ने धीरे से कहा। आजकल की फैशन की बातें। लेकिन पॉयरो की मुस्कान थोड़ी बनावटी थी और जैकलिन ने ये देख लिया। उसने लिपस्टिक गिरा दी और डेक पर आ गई। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? जैसा आप सोच रही हैं, हाँ कुछ हुआ है, पॉयरो ने जवाब दिया। क्या? रोजली भी बाहर आ गई। एक और मौत, पॉयरो ने कहा। रोजली की सांस अटक गई। पॉयरो उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने उसकी आंखों में डर और कुछ और देखा, जैसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। मैडम डॉयल की नौकरानी की हत्या कर दी गई है, पॉयरो ने कहा। हत्या? जैकलिन चौंक गई। आप कह रहे हैं कि उसकी हत्या हुई? हाँ, वही मैंने कहा, पॉयरो ने जवाब दिया। पर पॉयरो की नजर रोजली पर थी और अगला वाक्य भी उसी से था। उस नौकरानी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए उसे चुप करवा दिया गया ताकि वो किसी को न बताए। उसने क्या देखा था? जैकलिन ने पूछा, लेकिन पॉयरो ने जवाब फिर भी रोजली को देखते हुए दिया। मुझे लगता है इसमें ज्यादा शक नहीं है कि उसने क्या देखा। उसने देखा कि किसी को लिनेट डॉयल के कैबिन में जाते या बाहर आते उस रात जब उसकी हत्या हुई। पॉयरो की सुनने की शक्ति तेज थी। पॉयरो ने रोजली को तेज सांस लेते हुए और उसकी पलकें झपकाते देखी, ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया जैसे वो चाहते थे। क्या उसने बताया कि किसे देखा? रोजली ने पूछा। पॉयरो ने धीरे से अफसोस के साथ सिर हिला दिया। तभी कदमों की आहट आई। कॉर्नेलिया रॉबसन भागती हुई आई। आंखों में हैरानी थी। ओह जैकलिन, उसने कहा, कुछ भयानक हुआ है, फिर से बहुत कुछ बुरा। जैकलिन उसकी ओर मुड़ी। दोनों कुछ कदम आगे चली गई। लगभग अनजाने में पॉयरो और रोजली दूसरी दिशा में चले गए। रोजली ने तेजी से कहा, आप मुझे क्यों देख रहे हो? आपके मन में क्या चल रहा है? आपने 2 सवाल पूछे, मैं बदले में सिर्फ एक पूछूंगा। आप मुझे पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताती मैडमोज़ेल? मुझे समझ नहीं आता आप क्या कह रहे हैं। मैंने आज सुबह सब कुछ बता दिया था। नहीं, आपने कुछ बातें नहीं बताई। आपने नहीं बताया कि आपके पर्स में एक छोटा सा पर्ल हैंडल वाला पिस्तौल है और आपने ये भी नहीं बताया कि आपने पिछली रात क्या क्या देखा। वो लाल हो गई, फिर तेजी से बोली, ये बिल्कुल झूठ है, मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है। मैंने रिवॉल्वर नहीं कहा, मैंने कहा एक छोटा सा पिस्तौल जो आप अपने हैंडबैग में रखती है। रोजली घूमी, अपने कैबिन में गई और वापस आकर अपना ग्रे लेदर हैंडबैग पॉयरो के हाथ में दे दिया। आप बकवास कर रहे हैं। पॉयरो ने बैग खोला। अंदर कोई पिस्तौल नहीं था। पॉयरो ने बैग वापस कर दिया और रोजली की विजयी नजर का सामना किया। नहीं, पॉयरो ने शांति से कहा, यहाँ नहीं है। देखा, आप हमेशा सही नहीं होते मोज़ियो पॉयरो, और जो दूसरी अजीब बात आपने कही वो भी गलत है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। आप बहुत इरिटेटिंग है। उसने गुस्से में पैर पटका। एक बार कोई बात सोच ली तो उसे बार बार दोहराते रहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच्चाई बताएं। सच्चाई क्या है? आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको मुझसे बेहतर सब पता हो, पॉयरो ने कहा। क्या आप चाहे कि मैं बताऊं आपने क्या देखा? अगर मैं सही हुआ तो आप मानेंगी कि मैं सही हूँ। तो सुनिए, जब आप नाव के पीछे की तरफ आई, आपने देखा एक आदमी एक कैबिन से बाहर आया जो डेक के बीच में था, और अगले दिन आपको पता चला वो लिनेट डॉयल का कैबिन था। आपने उसे बाहर आते, दरवाजा बंद करते और डेक पर आगे जाते देखा। शायद आखिरी 2 कैबिन्स में से किसी एक में गया हो। क्या मैं सही हूँ मैडमोज़ेल?
वो चुप रही। पॉयरो ने कहा, शायद आप सोचती है ये बोलना ठीक नहीं होगा। शायद आप डरती है कि अगर आपने कुछ बताया तो आपको भी मार दिया जाएगा। पल को पॉयरो को लगा कि रोज़ली मान जाएगी। उसकी हिम्मत पर सवाल उठाने से बात बन जाएगी। उसके होठ खुले, कांपे। फिर उसने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा। मिस बोवस डॉक्टर बेसनर के कैबिन से बाहर आई, अपनी कफ्स को कलाई पर ठीक करते हुए। जैकलीन अचानक कॉर्नेलिया को छोड़कर नर्स के पास गई। वो कैसा है? उसने तुरंत पूछा। पॉयरो समय पर वहां आ गए और जवाब सुन सके। मिस बॉवस थोड़ी चिंतित लग रही थी। स्थिति बहुत बुरी है, उन्होंने कहा। जैकलीन चिल्लाई, इसका मतलब है कि वो और भी खराब हो गया है? देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी कि मुझे तब राहत मिलेगी जब हम शैलाल पहुंचेंगे और सही एक्सरे कर पाएंगे और पूरे घाव को ठीक से साफ कर पाएंगे। पॉयरो, हम शैलाल कब पहुंचेंगे? कल सुबह, पॉयरो ने जवाब दिया। मिस बॉवस ने होठ भींचे और सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है कि जल्दी पहुंच रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेप्टिक खून में इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। जैकलीन ने मिस बॉवस की बाह पकड़ ली और जोर से हिलाई। क्या वो मर जाएगा? क्या वो मर जाएगा? अरे नहीं मिस्टर बेलफोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं। जख्म खुद में बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन एक्सरे जरूरी है। और वैसे भी मिस्टर डॉयल को आज पूरी तरह आराम करना चाहिए था। उन्हें बहुत तनाव और एक्साइटमेंट मिला है, उनकी पत्नी की मौत का शौक और बाकी सब। जैकली ने नर्स की बाह छोड़ी और मुड़कर दूर जाकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई, पीठ दोनों की ओर किए। जो मैं कहती हूँ वो ये है, हमें हमेशा बेस्ट की उम्मीद करनी चाहिए, मिस बॉवस ने कहा। मिस्टर डॉयल की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, शायद कभी बीमार ही नहीं हुए होंगे। ये उनके पक्ष में है, लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने फिर से अपनी कफ्स ठीक की और तेजी से वहां से चली गई। जैकलीन ने आंसुओं से अंधी होती आंखों से अपने कैबिन की ओर रुख किया। उसके कोहनी के नीचे एक हाथ आकर उसे सहारा देने लगा। उसने ऊपर देखा, पॉयरो थे। पॉयरो ने उसे कैबिन तक पहुंचाया। वो बिस्तर पर गिर गई और अब आंसू बहने लगे, जोर जोर से कांपते हुए। वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, मुझे पता है वो मर जाएगा, और मैंने ही उसे मारा है। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। पॉयरो ने दुख के साथ सिर हिलाया। मैडमोजेल, जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। अब पछताने का कोई मतलब नहीं। जैकलीन और जोर जोर से रोने लगी। मैंने ही उसे मारा है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पॉयरो ने लंबी सांस ली। बहुत ज्यादा। ये वही विचार था जो पॉयरो को पहले भी बोल्डिन के रेस्टोरेंट में आया था, और अब फिर से। वो थोड़ी झिझक के साथ बोले, मिस बॉवस की बातों को दिल पर मत लीजिए। हॉस्पिटल की नर्सेस हमेशा थोड़ी नेगेटिव होती है। नाइट नर्स को सुबह मरीज जिंदा देखकर हैरानी होती है, डे नर्स को शाम तक मरीज जिंदा देखकर बहुत सारी संभावनाएं पता होती है। इसीलिए वो डराती है, जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो और सोचता हो, अगर उस मोड़ से कोई ट्रक आ गया या वो गाड़ी पलट गई या कोई कुत्ता अचानक सामने आ गया तो हादसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम सेफली पहुंचते हैं। लेकिन कोई हादसे से गुजरा हो तो वो हमेशा बुरा ही सोचता है। जैकलीन ने आंसुओं में हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं मोज़ियो पॉयरो? बॉन्ड्यू, ईश्वर ही जानता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ, आपको इस यात्रा पर आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, काश न आई होती। ये सब बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ जरूर। साइमन हॉस्पिटल जाएगा, वहां उसे अच्छा इलाज मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। तुम बच्चे जैसी बातें करती हो, जैसे कह रही हो, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जैकलीन अचानक शर्म से लाल हो गई। मोज़ियो पॉयरो, मेरा मतलब कभी ऐसा नहीं था, कभी नहीं। अब ऐसा सोचने का समय नहीं है। यही तो लोग सोशली कहते हैं, है ना? लेकिन तुम थोड़ी लैटिन हो मैडमोजेल जैकलीन। तुम फैक्ट्स को वैसे ही स्वीकार कर लेती हो जैसे वो है, भले ही वो अच्छे न लगे। पुराना राजा मरा, नया राजा जिंदा हो,
सूरज डूबता है और चांद निकलता है ना? आप समझते नहीं। वो सिर्फ मुझसे सहानुभूति रखता है, बहुत ज्यादा, कि उसे पता है मैंने उसे कितना हर्ट किया है। आह, वेल, पॉयरो ने कहा, प्योर पिटी। ये भी एक ऊंचा भाव है। वो जैकलिन को आधी मुस्कान और आधे किसी और भाव के साथ देखते रहे। फिर पॉयरो ने धीरे से फ्रेंच में कहा, जिंदगी व्यर्थ है, थोड़ा प्यार, थोड़ी नफरत, और फिर नमस्ते। जिंदगी छोटी है, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा सपना, और फिर अलविदा। फिर डेक पर बाहर आए। कर्नल रेस तेजी से डेक पर चल रहे थे और उन्हें देखते ही बोले, पॉयरो, अच्छे समय पर आए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। रेस ने अपना हाथ पॉयरो की बाह में डाल दिया और पॉयरो को डेक पर आगे ले जाने लगे। डॉयल की एक छोटी सी बात याद आ गई। मैंने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ एक टेलीग्राम के बारे में था। हाँ, सही है। शायद उसमें कुछ खास ना हो, लेकिन हमें हर संभावना को देखना होगा। कमबख्त 2 मर्डर हो चुके हैं और अब तक हम अंधेरे में हैं। पॉयरो ने सिर हिलाया। नहीं, अंधेरे में नहीं, रोशनी में। रेस ने पॉयरो को गौर से देखा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अब ये सिर्फ आइडिया नहीं रहा, अब मुझे पूरा यकीन है। कब से? जब से नौकरानी लुइस बोर्जे मरी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मेरे दोस्त, ये बहुत साफ है, बहुत ही साफ, लेकिन कुछ मुश्किलें हैं, उलझने हैं, रुकावटें हैं। देखो, लिनेट डॉयल जैसी औरत के आसपास बहुत कुछ होता है, बहुत सारी जलन, नफरत, ईर्ष्या और नीचता। ये सब जैसे मक्खियों की तरह उसके चारों ओर भिनभिनाते हैं। लेकिन तुम सोचते हो कि तुम्हें पता है? रेस ने फिर से गंभीरता से पूछा। तुम तब तक कुछ नहीं कहते जब तक तुम पूरी तरह से निश्चित न हो। मैं खुद थोड़े बहुत शक कर सकता हूँ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। पॉयरो रुक गए। उन्होंने रेस की बाह पर गंभीरता से हाथ रखा। तुम एक समझदार आदमी हो, कर्नल। तुम मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम जानते हो कि अगर मैं अभी कुछ कह पाता तो जरूर कहता, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। लेकिन जरा सोचो, उन्हीं बातों की दिशा में जिनकी ओर मैं इशारा करता हूँ। कुछ बातें हैं। जैकलिन ने कहा था कि किसी ने हमारी बगीचे वाली बात को सुना था। टिम एलर्टन ने उस रात जो देखा और सुना, वो कहा। लुइस बोर्जे ने आज सुबह जो जवाब दिए, वो भी अहम थे। फिर मैडम एलर्टन सिर्फ पानी पीती है। उसका बेटा विस्की और सोडा पीता है और मैं वाइन पीता हूँ। उस पर 2 अलग अलग नेल पॉलिश की बोतल और वो कहावत जो मैंने बताई, और सबसे अहम, पिस्तौल को एक सस्ते रुमाल और वेलवेट स्टोल में लपेटकर नदी में फेंका गया। रेस कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ पाया। हल्का सा अंदाजा है तुम किस दिशा में जा रहे हो, लेकिन मेरी नजर की वो बात फिट नहीं बैठती। लेकिन हाँ, तुम सिर्फ आधी सच्चाई देख पा रहे हो। और याद रखो, हमें फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि शुरुआत में जो हमने सोचा था वो पूरी तरह गलत था। रेस ने हल्की मुस्कान दी। मैं इसका आदी हूँ। लगता है जासूसी का काम ही ये है। पुरानी गलतियां मिटाओ और फिर से शुरुआत करो। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ लोग यही नहीं कर पाते। वे एक थ्योरी बना लेते हैं और फिर सब कुछ उसी में फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई छोटी सी बात फिट न हो तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही छोटी बातें सबसे अहम होती है। शुरू से ही मुझे इस बात का महत्व समझ में आ गया था कि पिस्तौल क्राइम सीन से हटा दी गई है, लेकिन उसका असली मतलब मुझे बस आधे घंटे पहले समझ आया, और मैं अब भी नहीं समझ पाया। लेकिन तुम समझोगे। बस मैंने जो बातें बताई उन पर ध्यान से सोचो। और अब चलो उस टेलीग्राम वाली बात को भी साफ कर लेते हैं, अगर डॉक्टर हमें अंदर जाने दे। डॉक्टर बेसनर अभी काफी गुस्से में था। दरवाजा खटखटाने पर उसका गुस्सेल चेहरा बाहर आया। अब क्या है? फिर से मरीज को देखना है? मैंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, उसे बुखार है। आज पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। रेस ने कहा, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, बस इतना ही। डॉक्टर ने नाखुशी से रास्ता छोड़ा और दोनों अंदर चले गए। डॉक्टर बेसनर बड़बड़ाता हुआ उनके आगे से निकल गया। मैं 3 मिनट में लौटता हूँ, उसने कहा, और उसके बाद बिल्कुल बाहर।
उन्होंने उसे डेक पर जाते हुए सुना। साइमन डॉयल ने दोनों की ओर देखा और पूछा, हाँ, क्या बात है? रेस ने कहा, बहुत छोटा सा सवाल है। जब स्टुअर्ट्स मुझे रिपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सिग्नल रिचेटी बहुत झगड़ालू था। तुमने कहा कि ये सुनकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और वो तुम्हारी पत्नी से किसी टेलीग्राम को लेकर बदतमीजी कर चुका है। क्या तुम उस घटना के बारे में बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, साइमन ने कहा। वादी हल्फा में हुआ था। हम सेकेंड कैटरैक्ट से लौट रहे थे। लिनेट को लगा कि नोटिस बोर्ड पर उसका नाम का टेलीग्राम लगा है। वो भूल गई थी कि अब उसका नाम रिजवे नहीं रहा और रिचेटी और रिजवे का नाम खराब हैंडराइटिंग में एक जैसा लग सकता है। तो उसने टेलीग्राम खोल लिया, लेकिन समझ नहीं आया और सोच ही रही थी कि रिचेटी आया और गुस्से से टेलीग्राम उसके हाथ से छीन लिया। लिनेट माफी मांगने उसके पीछे गई, लेकिन रिचेटी ने बहुत बदतमीजी से बात की। रेस ने गहरी सांस ली। और क्या तुम्हें पता है मिस्टर डॉयल, उस टेलीग्राम में क्या लिखा था? हाँ, साइमन ने कहा। लिनेट ने उसका कुछ हिस्सा जोर से पढ़ा था। उसमें लिखा था। वो रुका। बाहर अचानक हलचल मच गई। एक तेज आवाज करीब आती जा रही थी। मोज़ियो पॉयरो और कर्नल रेस कहाँ है? मुझे अभी उनसे मिलना है। ये बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत अहम जानकारी है। क्या वे मिस्टर डॉयल के साथ है? डॉक्टर बेसनर ने दरवाजा बंद नहीं किया था, बस एक पर्दा लटका हुआ था। मिसेस ऑटोबॉर्न तूफान की तरह अंदर आई। उनके चेहरे पर रंग चढ़ा हुआ था, चाल कुछ लड़खड़ाती सी और बोलने पर काबू कम था। मिस्टर डॉयल, उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा, मुझे पता है कि आपकी पत्नी को किसने मारा। क्या? साइमन ने घबरा कर देखा। बाकी दो लोग भी चौंक गए। मिसेस ऑटोबॉर्न ने तीनों को विजयी नजरों से देखा। वह बहुत खुश थी, बहुत ही ज्यादा। हाँ, उन्होंने कहा, मेरी थ्योरीज पूरी तरह साबित हो चुकी है। वो गहरे आदिम जंगली इंस्टिंक्ट्स, शायद सुनने में असंभव लगे, लेकिन यही सच है। रेस ने तीखे स्वर में कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकती है कि मिसेस डॉयल को किसने मारा? मिसेस ऑटोबॉर्न एक कुर्सी पर बैठ गई और जोश में सिर हिलाया। बिल्कुल, आप मानेंगे ना कि जिसने लुइस पोर्चे को मारा, उसी ने लिनेट डॉयल को भी मारा। दोनों मर्डर एक ही इंसान ने किए हैं। हाँ हाँ, साइमन ने झुंझला कर कहा। बिल्कुल, अब आगे बताइए। तो फिर मेरी बात साबित हो चुकी है। मुझे पता है लुइस को किसने मारा। इसका मतलब है लिनेट को भी उसी ने मारा। रेस ने शक भरे स्वर में कहा, आपका मतलब है आपके पास एक थियरी है कि लुइस को किसने मारा? मिसेस ऑटोबॉर्न ने गुस्से से पलट कर देखा। नहीं, मुझे पक्की जानकारी है। मैंने उस इंसान को अपनी आंखों से देखा है। साइमन ने उत्तेजित होकर सिर हिलाया। ईश्वर के लिए शुरुआत से बताइए। आप कह रही है आपको पता है लुइस को किसने मारा? मिसेस ऑटोबॉर्न ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ ठीक ठीक बताऊंगी। हाँ, वह बेहद खुश थी, इसमें कोई शक नहीं। यही उनका पल था, उनका ताज। भले ही उनकी किताबें अब नहीं बिकती, लेकिन अब उनका नाम फिर से सुर्खियों में आएगा। वह कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की सबसे अहम गवाह होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मैं दोपहर के खाने के लिए नीचे जा रही थी, मेरा खाने का मन नहीं था। हुई ट्रेजेडी का सदमा, खैर वो जरूरी नहीं है। आधे रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने कुछ अपने कैबिन में छोड़ दिया है। मैंने रोज़ली से कहा कि वो पहले चली जाए और वो चली गई। मिसेस ऑटोबॉर्न थोड़ी देर के लिए रुकी। दरवाजे पर लटका पर्दा हल्के से हिला, जैसे हवा से हिला हो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जहाज के एक कर्मचारी से एक व्यवस्था की थी। उसे मुझे कुछ लाकर देना था जो मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को इसका पता चले। वो कुछ मामलों में बहुत परेशान करने वाली होती है। रेस ने पॉयरो की ओर देखा, जैसे बिना शब्दों के सवाल किया। पॉयरो ने हल्के से सिर हिलाया और ओठों से कहा, ड्रिंक्स। दरवाजे का पर्दा फिर से हिला। पर्दे और दरवाजे के बीच हल्की सी स्टील की चमक दिखाई दी। मिसेस ऑटोबॉर्न ने आगे कहा, हमारी तय जगह थी जहाज के पिछले हिस्से में, इस डेक से एक नीचे। जैसे ही मैं वहां जा रही थी, एक कैबिन का दरवाजा खुला और कोई बाहर झांका। वो लड़की थी, लुइस पोर्चे। लगता था जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे देखकर वो निराश हुई और फौरन वापस अंदर चली गई। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आगे बढ़ी, उस आदमी से वो चीज ली
पैसे दिए और थोड़ा बात की। फिर मैं वापस लौटी। जैसे ही मोड़ पर पहुंची, मैंने देखा कोई उस मेड के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और अंदर चला गया। रेस ने पूछा, और वो इंसान कौन था? बैंग! एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे में धुएं की तीखी गंध फैल गई। मिसेस ऑटरबॉर्न धीरे से बगल की तरफ मुड़ी, जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। फिर उनका शरीर लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा। उनके कान के ठीक पीछे एक गोल साफ सुराख था, जिससे खून बह रहा था। कुछ पल के लिए सब स्तब्ध रह गए। फिर दोनों मर्द तेजी से उठे। महिला का शरीर बीच में आ रहा था। रेस नीचे झुका और पॉयरो फुर्ती से दरवाजे की ओर कूदे। डेक खाली था। जमीन पर दरवाजे की चौखट के पास एक बड़ा कोल्ट रिवॉल्वर पड़ा था। पॉयरो ने दोनों ओर देखा। डेक खाली था। फिर वह तेजी से जहाज के पिछले हिस्से की ओर भागे। जैसा ही मोड़ पर पहुंचे, सामने से टिम एलर्टन आ रहा था, जो दौड़ते हुए उनसे टकराया। ये क्या धमाका था? टिम ने हांफते हुए पूछा। पॉयरो ने जल्दी से कहा, तुम्हें रास्ते में कोई मिला? नहीं, टिम ने कहा, कोई नहीं। तो फिर मेरे साथ चलो। पॉयरो ने उसका हाथ पकड़ा और वापस दौड़ पड़े। अब तक वहां थोड़ी भीड़ जमा हो गई थी। रोजली, जैकलीन और कॉर्नेलिया अपने कैबिन से बाहर आ चुकी थी। और भी लोग सलून से आ रहे थे। फर्ग्यूसन, जिम फैंथ्रॉफ और मिसेस एलर्टन। रेस अब भी रिवॉल्वर के पास खड़ा था। पॉयरो ने मुड़कर टिम एलर्टन से कहा, क्या तुम्हारी जेब में कोई ग्लव्स है? टिम ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मेरे पास है। पॉयरो ने जल्दी से उसके हाथ से ग्लव ले लिए, उन्हें पहना और झुककर रिवॉल्वर की जांच करने लगे। रेस ने भी वही किया। बाकी लोग बिना सांस लिए देख रहे थे। रेस ने कहा, वो दूसरी तरफ नहीं गया। फैंथ्रॉफ और फर्ग्यूसन इस डेक लॉन्ज में बैठे थे। उन्होंने उसे जरूर देख लिया होता। पॉयरो ने कहा, और मिस्टर एलर्टन उसे जरूर मिलते अगर वो पीछे की ओर गया होता। रेस ने रिवॉल्वर की ओर इशारा करके कहा, लगता है ये रिवॉल्वर हमने कुछ समय पहले देखा था, लेकिन पक्का करना पड़ेगा। उसने पेनिंगटन के कैबिन का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। कमरा खाली था। रेस तेजी से दाई तरफ वाली दराज की ओर गया और उसे झटके से खोला। रिवॉल्वर वहां नहीं था। अब साफ हो गया, रेस ने कहा। अब सवाल है, पेनिंगटन खुद कहाँ है? वे फिर डेक पर आ गए। मिसेस एलर्टन अब उस भीड़ में शामिल हो चुकी थी। पॉयरो तेजी से उनके पास गया। मैडम, मिस ऑटरबॉर्न को अपने साथ ले जाइए और उसका ख्याल रखिए। उसकी माँ को। पॉयरो रेस की ओर देख रहे थे और रेस ने सिर हिलाया। मार दिया गया है। डॉक्टर बेसनर हड़बड़ाते हुए आ गया। गॉट इम हिमल, अब क्या हो गया? लोगों ने उसे रास्ता दिया। रेस ने कैबिन की ओर इशारा किया। डॉक्टर बेसनर अंदर आ गया। रेस ने कहा, पेनिंगटन को ढूंढो। फिर पॉयरो से पूछा, रिवॉल्वर पर कोई फिंगरप्रिंट मिले? नहीं, पॉयरो ने जवाब दिया। उन्हें पेनिंगटन नीचे वाले डेक पर मिला। वो छोटे से ड्राइंग रूम में बैठकर चिट्ठियां लिख रहा था। उसने सिर उठाया, एक साफ सुथरा चेहरा। क्या कुछ हुआ है? उसने पूछा। तुमने गोली की आवाज नहीं सुनी? अब जब आप कह रहे हैं तो शायद कोई धमाका सुना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं। किसे गोली लगी? मिसेस ऑटरबॉर्न को। मिसेस ऑटरबॉर्न? पेनिंगटन बहुत हैरान लग रहा था। ओ, ये तो चौंकाने वाली बात है। मिसेस ऑटरबॉर्न, उसने सिर हिलाया। मैं समझ ही नहीं पा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है सज्जनों, इस जहाज पर कोई हत्यारा पागल घूम रहा है। हमें कोई सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। रेस ने पूछा, मिस्टर पेनिंगटन, आप कब से इस कमरे में हैं? सोचने दीजिए, पेनिंगटन ने कहा। लगभग 20 मिनट से यहाँ बैठा हूँ। और आप यहाँ से कहीं नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने दोनों मर्दों को सवालिया नजरों से देखा। रेस ने कहा, मिस्टर पेनिंगटन, मिसेस ऑटरबॉर्न को आपके रिवॉल्वर से मारा गया है। पेनिंगटन चौंक गया। उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। अरे सज्जनों, उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। आपके लिए खास तौर पर गंभीर, मिस्टर पेनिंगटन। मेरे लिए? पेनिंगटन की बोहें आश्चर्य से उठी। लेकिन सर, जब ये गोली चली तो यहीं बैठकर मैं चुपचाप लिख रहा था। क्या आपके पास कोई गवाह है ये बात साबित करने के लिए? पेनिंगटन ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन ये तो नामुमकिन है कि मैं ऊपर जाऊं, उस औरत को गोली मारूं, और मैं उसे गोली क्यों मारता भला, और फिर नीचे लौट आऊं, बिना किसी के मुझे देखे।
इस समय तो डेक पर हमेशा बहुत लोग होते हैं। फिर आपके रिवॉल्वर के इस्तेमाल को आप कैसे समझाते हैं? शायद इसमें मेरी ही गलती है। जब हम जहाज पर आए तो एक रात सलून में हथियारों की बात चल रही थी और मैंने बताया था कि मैं हमेशा सफर में अपने साथ रिवॉल्वर रखता हूँ। उस समय वहाँ कौन कौन था मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग थे। भीड़ सी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, इस बात की जिम्मेदारी तो मेरी ही है। फिर उसने कहा, पहले लिनेट, फिर उसकी नौकरानी और अब मिसेस ऑटोबॉर्न। ये सब बहुत अजीब है। कोई वजह समझ नहीं आती। रेस ने कहा, वजह थी। थी? हाँ, मिसेस ऑटोबॉर्न हमें बताने ही वाली थी कि उन्होंने किसे लुइस के कैबिन में जाते हुए देखा था। उससे पहले कि वो इस इंसान का नाम ले पाती, उन्हें गोली मार दी गई। एंड्रयू पेनिंगटन ने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकाला। ये बहुत भयानक है, पेनिंगटन ने धीरे से कहा। पॉयरो ने कहा, मोज़ियो पेनिंगटन, मैं इस केस के कुछ पहलुओं पर आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप आधे घंटे में मेरे कैबिन में आ सकते हैं? हाँ जरूर, पेनिंगटन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी और चेहरा भी खुश नहीं लग रहा था। रेस और पॉयरो ने एक दूसरे की ओर देखा, अचानक कमरे से बाहर चले गए। चालाक बूढ़ा है, रेस ने कहा, लेकिन डर गया है ना? पॉयरो ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे मोज़ियो पेनिंगटन खुश नहीं है। जब वे फिर से प्रोमेनेड डेक पर पहुंचे तो मिसेस एलर्टन अपने कैबिन से बाहर निकली। पॉयरो को हाथ से बुलाया। मैडम, उस बेचारी बच्ची के लिए। बताइए मोज़ियो पॉयरो, क्या ऐसा कोई डबल कैबिन है जो मैं उसके साथ शेयर कर सकूं? उसे अपने माँ के साथ वाला कैबिन नहीं लौटना चाहिए और मेरा कैबिन सिंगल है। वो इंतजाम हो जाएगा मैडम। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप उसका ख्याल रख रही है। ये तो बस इंसानियत है। वैसे भी मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। क्या वो बहुत दुखी है? बहुत ज्यादा। वो अपनी माँ से बेहद जुड़ी हुई लगती है। यही सबसे दुखी बात है। टिम कहता है कि उसे शक है कि वो शराब पीती थी। क्या सच है? पॉयरो ने सिर हिलाकर हाँ कहा। ओह, खैर, बेचारी औरत। शायद हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस लड़की की जिंदगी बहुत कठिन रही होगी। बिल्कुल मैडम, वो बहुत गर्वीली है और बहुत वफादार भी। मुझे वफादारी बहुत पसंद है। आजकल तो ये गुण जैसे गायब हो गया है। वो लड़की बड़ी अजीब सी है, गर्वीली, शांत, जिद्दी, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक। तो फिर मैं निश्चिंत हूँ मैडम। मैंने उसे सही हाथों में सौंपा है। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगी। वो जैसे मुझसे चिपक जाती है, बहुत ही मासूमियत से। मिसेस एलर्टन वापस कैबिन में चली गई और पॉयरो घटनास्थल की ओर लौट गए। कॉर्नेलिया अभी भी डेक पर खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं। मुझे समझ नहीं आया मोज़ियो पॉयरो, उसने कहा। जिसने उन्हें गोली मारी, वो कैसे बिना किसी को दिखे भाग गया? हाँ, कैसे? जैकलिन ने भी पूछा। पॉयरो ने कहा, ये उतनी बड़ी जादूगरी नहीं थी जितनी आप सोचती है मैडम मोज़ेल। हत्यारे के पास भागने के 3 रास्ते थे। 3? जैकलिन ने हैरानी से पूछा। वो दाईं ओर जा सकता था या बाईं ओर, लेकिन और क्या रास्ता? लिया सोच में पड़ गई। जैकलिन ने भी माथा सिकोड़ लिया। फिर उसका चेहरा चमक उठा। हाँ, समझ गई। वो 2 दिशा में तो चल सकता था, डेक के दोनों ओर, लेकिन वो तीसरी दिशा, नीचे भी तो जा सकता था। ऊपर नहीं, लेकिन रेलिंग से नीचे कूद सकता था। पॉयरो मुस्कुराया। आप बहुत इंटेलिजेंट है मैडम मोज़ेल, कॉर्नेलिया ने कहा। मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ। फिर भी मुझे समझ नहीं आया, जैकलिन ने कहा। मोज़ियो पॉयरो का मतलब है डार्लिंग कि हत्यारा रेलिंग से झूलकर नीचे वाले डेक पर उतरा होगा। माय माय, कॉर्नेलिया ने झोंक कर कहा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी में करना पड़ा होगा। वो आसानी से कर सकता था, टिम एलर्टन ने कहा। ऐसी घटनाओं के बाद एक पल को हर कोई चौंक जाता है। गोली की आवाज सुनते ही लोग कुछ सेकंड के लिए जड़ हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ था मोज़ियो एलर्टन? हाँ, मैं कुछ सेकंड तक ऐसे ही खड़ा रहा, फिर डेक के चारों ओर दौड़ पड़ा। रेस डॉक्टर बेसनर के कैबिन से बाहर आया और अधिकार से बोला, क्या आप सब थोड़ी देर के लिए हट सकते हैं? हमें शव बाहर लाना है। सभी लोग चुपचाप हट गए। पॉयरो भी उनके साथ चले गए। कॉर्नेलिया ने गंभीरता से कहा, मैं इस यात्रा को कभी नहीं भूलूंगी। 3 मौतें,
ऐसा लग रहा है जैसे किसी डरावने सपने में जी रहे हैं। फर्ग्यूसन ने सुन लिया। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सभ्य हो। मृत्यु को वैसे देखो जैसे पूरब वाले लोग देखते हैं, सिर्फ एक घटना, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब तो ठीक है, कॉर्नेलिया ने कहा, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बेचारे। हाँ, और ये अच्छा ही है। पढ़ाई ने गोरी नस्लों को कमजोर बना दिया है। अमेरिका को देखो, संस्कृति के पीछे पागल है, घिन आती है। मुझे लगता है आप बकवास कर रहे हैं, कॉर्नेलिया ने गुस्से में कहा। मैं हर साल ग्रीक आर्ट और रिनाइसेंस पर लेक्चर अटेंड करती हूँ। फेमस वुमेन ऑफ हिस्ट्री पर भी गई थी। फर्ग्यूसन ने सिर पकड़ लिया। ग्रीक आर्ट, रिनाइसेंस, वुमेन, ये सब सुनकर ही हम पागल होने लगते हैं। जरूरी है भविष्य, नॉट द पास्ट। इस नाव पर 3 औरतें मारी गई हैं, तो क्या हुआ? कोई घाटा नहीं। लिनेट डॉयल और उसकी दौलत, फ्रेंच नौकरानी, बस एक घरेलू परजीवी। मिसेस ऑटरबॉर्न, एक बेवकूफ औरत। क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है कि वो मर गई? मुझे नहीं। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही हुआ। तो फिर आप गलत हैं, कॉर्नेलिया ने गुस्से में कहा, और मुझे बुरा लगता है जब आप ऐसे बातें करते हैं, जैसे सिर्फ आप ही मायने रखते हैं। मुझे मिसेस ऑटरबॉर्न ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी उसे बहुत चाहती थी और अब पूरी तरह टूट गई है। मुझे फ्रेंच नौकरानी के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन जरूर कोई उसे भी कहीं प्यार करता होगा। और जहां तक लिनेट डॉयल की बात है, वो बस खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जब वो कमरे में आती थी तो दिल भर आता था। मैं खुद साधारण हूँ, इसलिए खूबसूरती की कद्र करना अच्छे से जानती हूँ। वो एक औरत के रूप में उतनी ही सुंदर थी जितनी ग्रीक आर्ट में होती है, और जब कोई सुंदर चीज मर जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नुकसान होता है, बस। फर्ग्यूसन एक कदम पीछे हटा। उसने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए और जोर से खींचा। आई गिव इट अप, उसने कहा। तुम तो कमाल हो, तुम्हारे अंदर जरा भी औरतों वाली जलन या ईर्ष्या नहीं है। वो पॉयरो की तरफ मुड़ा। आप जानते हैं सर, कॉर्नेलिया के पापा को लिनेट रिजवे के पापा ने लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन जब ये लड़की उसकी वारिस को मोती और पेरिस के कपड़ों में देखती है, तो क्या वो जलती है? नहीं, बस कहती है, कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई भोली भाली सी बकरी हो। मुझे नहीं लगता उसे उस पर कोई गुस्सा आया होगा। कॉर्नेलिया का चेहरा लाल हो गया। आया था, बस एक पल के लिए। पापा कुछ हद तक हताशा में ही थे, क्योंकि वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाए थे। सिर्फ 1 मिनट के लिए गुस्सा? वाह! कॉर्नेलिया गुस्से से घूमी और बोली, अभी तुमने ही तो कहा था कि भविष्य मायने रखता है, न कि अतीत। तो ये सब तो अतीत की बातें हैं, अब खत्म हो चुकी है। तुमने मुझे पकड़ लिया, फर्ग्यूसन ने कहा। कॉर्नेलिया रॉबसन, तुम इकलौती प्यारी लड़की हो जिससे मैं कभी मिला हूँ। मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल नहीं। बेवकूफ मत बनो। ये सीरियस प्रपोजल है, इवन अगर ये बूढ़े पॉयरो के सामने ही क्यों न हो। खैर, अब तो मोजी और पॉयरो गवाह बन चुके हैं। मैंने जानबूझकर इस लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया है, अपने सारे सिद्धांतों के खिलाफ, क्योंकि मैं मर्द और औरत के बीच कानूनी रिश्ते में विश्वास नहीं रखता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी और चीज को मानेगी। तो चलो फिर शादी ही सही। चलो कॉर्नेलिया, हाँ बोलो। कॉर्नेलिया ने फिर से लाल होते हुए कहा, क्यों नहीं करोगी मुझसे शादी? क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो, कॉर्नेलिया ने कहा। मतलब मैं सीरियसली प्रपोज नहीं कर रहा, या मेरा नेचर ही सीरियस नहीं है? दोनों। लेकिन असली मतलब ये है कि तुम्हारा स्वभाव सीरियस नहीं है। तुम हर गंभीर चीज पर हंसते हो, शिक्षा, कला और यहाँ तक कि मौत पर भी। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। इतना कहकर वो फिर से शर्मिंदा होकर अपने कैबिन की तरफ भाग गई। फर्ग्यूसन उसे जाते हुए देखता रह गया। कमबख्त लड़की, लगता है सच में कह रही थी। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसेमंद हो। भरोसेमंद, हे ईश्वर! वो रुका, फिर पॉयरो की तरफ देखा। आपको क्या लगता है, मोज़े पॉयरो? आप तो गहरे विचारों में खोए हुए लगते हैं। पॉयरो ने चौंक कर कहा, मैं बस सोच रहा था। मौत पर ध्यान, डेथ, द रेकरिंग डेसिमल बाय हर्क्यूल पॉयरो। आपका अगला फेमस निबंध शायद यही होगा। मोज़े फर्ग्यूसन, पॉयरो ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, आप बहुत बदतमीज नौजवान हैं। माफ कीजिए, मुझे पुरानी संस्थाओं पर वार करना अच्छा लगता है। और मैं आपके लिए एक पुरानी संस्था हूँ।
बिल्कुल। और उस लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है? मिस रॉबसन के बारे में? हाँ, मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत गहरा कैरेक्टर है। सही कहा, उसमें दम है। दिखती है सीधी-सादी, लेकिन है नहीं। उसमें हिम्मत है। वो कसम से, मैं उसे पाना चाहता हूँ। शायद उस बूढ़ी औरत से सीधा टकरा जाना सही होगा। अगर मैं उसे अपने खिलाफ कर पाया तो शायद कॉर्नेलिया को थोड़ा असर पड़े। वो तेजी से ऑब्जर्वेशन सैलून की तरफ गया। वहां मिस वैन शूलर हमेशा की तरह अपने कोने में बैठी थी। आज कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रही थी। वो बुनाई कर रही थी। फर्ग्यूसन तेजी से उनके पास पहुंचा। पॉयरो भी चुपचाप वहां दाखिल हुए और थोड़ी दूरी पर बैठ गए, मानो किसी मैगजीन में डूबे हो। गुड आफ्टरनून मिस वैन शूलर। उन्होंने एक सेकंड को आंखें उठाई, फिर नीचे कर ली और ठंडे लहजे में बोली, गुड आफ्टरनून। देखिए मिस वैन शूलर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बात यह है कि मैं आपकी कजिन से शादी करना चाहता हूँ। मिस वैन शूलर का ऊन का गोला जमीन पर गिर गया और पूरे कमरे में लुढ़कता चला गया। उसने जहर से भरी आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं कॉर्नेलिया से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया है। मिस वैन शूलर ने उसे ठंडे नजरिए से देखा, जैसे किसी अजीब कीड़े को देख रही हो। सच? और मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें साफ मना कर दिया होगा। हाँ, उसने मना किया। स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक क्यों? मैं तो तब तक पूछता रहूंगा जब तक वो हाँ नहीं कह देती। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मिस वैन शूलर ने तीखी आवाज में कहा। मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी कि मैं अपनी छोटी कजिन को तुमसे बचा सकूं। आपको मुझसे क्या दिक्कत है? मिस वैन शूलर ने सिर्फ अपनी बोहें उठाई और उनको वापस खींचने लगी। बताइए, मिस्टर फर्ग्यूसन ने जिद करते हुए कहा। आपको मुझसे क्या दिक्कत है? मुझे लगता है ये साफ ही है। मिस्टर, आई डोंट नो योर नेम। फर्ग्यूसन। मिस्टर फर्ग्यूसन। मिस वैन शूलर ने उसका नाम ऐसे घृणा से लिया जैसे कुछ गंदा बोल रही हो। ऐसा सोचना ही नामुमकिन है। आपका मतलब है, फर्ग्यूसन ने कहा, कि मैं उसके लायक नहीं हूँ? ये बात आपको खुद ही समझ जानी चाहिए थी। मैं किस तरह से उसके लायक नहीं हूँ? मिस वैन शूलर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास 2 हाथ, 2 पैर, अच्छी सेहत और ठीक-ठाक दिमाग है। इसमें क्या कमी है? सोशल पोजीशन नाम की भी कोई चीज होती है मिस्टर फर्ग्यूसन। सोशल पोजीशन बकवास है। सामाजिक हैसियत बकवास है। तभी दरवाजा खुला और कॉर्नेलिया अंदर आई। उसने अपने कड़क मिजाज कजिन मैरी को अपनी शादी के इच्छुक लड़के से बात करते देखकर वहीं रुक गए। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, हंसा और जोर से बोला, आओ कॉर्नेलिया, मैं बहुत सभ्य तरीके से तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। कॉर्नेलिया, मिस वैन शूलर ने कहा, और उसकी आवाज वाकई बहुत सख्त थी, क्या तुमने इस लड़की को बढ़ावा दिया है? मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सीधा साधा नहीं। I mean, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने मुझे कोई बढ़ावा नहीं दिया, फर्ग्यूसन ने मददगार अंदाज में कहा। सब मैंने खुद किया है। उसने मुझे सीधे मुंह से नहीं कहा, क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है। कॉर्नेलिया, तुम्हारी कजिन कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये बात तो सही है, लेकिन जिस तरह से वो कहती है उस तरह नहीं। मेरा नैतिक स्तर शायद तुम्हारे जितना ऊंचा नहीं, लेकिन उनका मतलब है कि मैं सामाजिक रूप से बहुत नीचे हूँ। ये बात कॉर्नेलिया को भी साफ समझ आई होगी, मिस वैन शूलर बोली। क्या ऐसा है? फर्ग्यूसन ने कॉर्नेलिया की ओर देखा। क्या इसी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉर्नेलिया का चेहरा लाल हो गया। अगर अगर तुम मुझे पसंद होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती, चाहे तुम कोई भी होते। तो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मैं आई थिंक तुम बहुत बेहुदा हो। जो बातें तुम कहते हो, जिस अंदाज में कहते हो, मैंने आज तक किसी को तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मैं उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर कमरे से निकल गई। कुल मिलाकर, फर्ग्यूसन ने कहा, शुरुआत के लिए बुरा नहीं है। वो कुर्सी पर पीछे झुका, छत की तरफ देखा, सीटी बजाई, अपने पुराने घिसे पांव एक दूसरे पर चढ़ाए और बोला, एक दिन तुम्हें कजिन कहकर ही बुलाऊंगा। मिस वैन शूलर गुस्से से कांपने लगी। तुरंत इस कमरे से निकल जाओ, वरना मैं नौकर बुला लूंगी। मैंने टिकट के पैसे दिए हैं, फर्ग्यूसन बोला। मुझे पब्लिक लॉन्च से कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उसने धीरे धीरे गाना गाया, यो यो हो एंड अ बॉटल ऑफ रम।
फिर आराम से चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। मिस वैन शूलर गुस्से से घुटती हुई उठी। पॉयरो, जो अब तक मैगजीन के पीछे छिपे थे, झट से उठे और ऊन का गोला उठाकर वापस किया। शुक्रिया मोज़े पॉयरो, अगर आप मिस बॉवर्स को भेजते तो अच्छा होगा। मैं बहुत अस्थिर महसूस कर रही हूँ उस बदतमीज नौजवान की वजह से। थोड़ा अजीब जरूर है, पॉयरो ने कहा। उनके परिवार के ज्यादातर लोग ऐसे ही है, बिगड़ेल और हमेशा कुछ क्रांति के मूड में रहते हैं। फिर लापरवाही से जोड़ा, आपने तो उसे पहचान लिया होगा। पहचान लिया? मिस वैन शूलर का स्वर तेज हो गया। वो खुद को फर्ग्यूसन कहता है, लेकिन असली टाइटल का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसके विचार बहुत प्रगतिशील है। उसका टाइटल? मिस वैन शूलर चौंक गई। हाँ, वो यंग लॉर्ड डॉलिश है, बहुत अमीर है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में पढ़ते समय कम्युनिस्ट बन गया। मिस वैन शूलर का चेहरा अंदरूनी संघर्ष का मैदान बन गया। आपको ये कब से पता है मोज़े पॉयरो? पॉयरो ने कंधे उचकाए। किसी पेपर में एक फोटो देखी थी, चेहरा मिल रहा था। फिर मुझे उसकी अंगूठी पर एक कोट ऑफ आर्म्स मिला। अब तो कोई शक ही नहीं। पॉयरो को मिस वैन शूलर के चेहरे पर बदलते भाव देखना बहुत मजेदार लग रहा था। आखिरकार उसने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ मोज़े पॉयरो। पॉयरो ने उसे जाते हुए देखा और हल्के से मुस्कुराए। फिर वो बैठ गए और उनका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। वो मन में किसी विचार को आगे बढ़ा रहे थे। कभी कभी वो सिर हिलाते। आखिरकार वो बुदबुदाए, मैं सोई, सब कुछ मेल खा रहा है। अध्याय 26। रेस ने देखा कि पॉयरो अब भी वहां बैठे हुए थे। तो पॉयरो, क्या फैसला हुआ? पेनिंगटन 10 मिनट में आने वाला है। मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूँ। पॉयरो तुरंत खड़े हो गए। पहले उस नौजवान फैंथ्रॉफ को बुलाओ। फैंथ्रॉफ? रेस चौंक गया। हाँ, उसे मेरे कैबिन में लाओ। रेस ने सिर हिलाया और चला गया। पॉयरो अपने कैबिन की ओर बढ़ गए। 1-2 मिनट बाद रेस जिम फैंथ्रॉफ को लेकर आ गया। पॉयरो ने उन्हें बैठने का इशारा किया और सिगरेट ऑफर की। अब मोज़े फैंथ्रॉफ, पॉयरो ने कहा, अब असली बात करते हैं। मैंने देखा कि आप वही टाई पहनते हैं जो मेरे दोस्त हेस्टिंग्स पहनते हैं। जिम फैंथ्रॉफ ने थोड़ा हैरान होकर अपनी टाई की तरफ देखा। ये ओई टाई है, उसने कहा। बिल्कुल। आपको समझना चाहिए कि मैं विदेशी होते हुए भी इंग्लिश सोच विचार को थोड़ा बहुत समझता हूँ। मुझे पता है कि कुछ बातें होती है जो की जाती है और कुछ जो नहीं की जाती। जिम फैंथ्रॉफ मुस्कुराया। आजकल हम ऐसा ज्यादा नहीं कहते सर। शायद नहीं, लेकिन परंपराएं अब भी जीवित है। ओल्ड स्कूल टाई यानी पुरानी स्कूल की टाई का मतलब होता है एक सम्मान और शालीनता, और उस सम्मान में कुछ बातें शामिल नहीं होती, जैसे कि बिना बुलाए अनजान लोगों की निजी बातचीत में घुस जाना। फैंथ्रॉफ चौंक कर पॉयरो को देखने लगा। पॉयरो ने आगे कहा, लेकिन कुछ दिन पहले आपने बिल्कुल यही किया। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन लॉन्ज में चुपचाप आपस में निजी बातचीत कर रहे थे। आप वहां टहलते हुए पहुंचे, साफ तौर पर यह जानने की कोशिश में कि क्या बात हो रही है, और फिर आपने मुड़कर मैडम साइमन डॉयल के बिजनेस तरीकों की तारीफ की। जिम फैंथ्रॉफ का चेहरा लाल हो गया। पॉयरो बिना रुके बोलते गए, कि मोज़े फैंथ्रॉफ, ये व्यवहार उस व्यक्ति का नहीं हो सकता जो ऐसी टाई पहनता है जैसे मेरे मित्र हेस्टिंग्स पहनते हैं। हेस्टिंग्स बहुत संकोची है, वो शर्म के मारे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसलिए जब ये देखता हूँ कि आप उम्र में इतने छोटे हैं, फिर भी इतनी महंगी यात्रा पर आए हैं। आप एक कंट्री सॉलिसिटर के फर्म में काम करते हैं, जिसका मतलब है आप बहुत अमीर नहीं होंगे, और आप में किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है जिससे लंबी छुट्टी जरूरी हो। तो मैं सोचता हूँ, और अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस जहाज पर क्यों हैं? जिम फैंथ्रॉफ ने गर्दन झटका और बोला, मैं आपको कोई जानकारी देने से इनकार करता हूँ मोज़े पॉयरो। मुझे लगता है आप पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। आपकी फर्म नॉर्थहैम्पटन में है, जो वोर्ड हॉल से ज्यादा दूर नहीं। आपने किस बातचीत को सुनने की कोशिश की थी? लीगल डॉक्यूमेंट से जुड़ी बातचीत को। आपने जो टिप्पणी की, जिससे आपने झिझकते हुए कहा, उसका मकसद क्या था? आप मैडम डॉयल को कोई कागज बिना पढ़े साइन करने से रोकना चाहते थे। पॉयरो रुके। इस जहाज पर एक मर्डर हुआ है, और उसके बाद 2 और मर्डर बहुत जल्दी हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैडम ऑटोबॉर्न को जिस रिवॉल्वर से मारा गया,
वो मोज़ियो एंड्रयू पेनिंगटन की थी, तो शायद अब आप समझेंगे कि अब आपका फर्ज है कि आप जो भी जानते हैं हमें बताएं। जिम फैंथ्रॉफ कुछ मिनट तक चुप रहा, फिर बोला, आपका थोड़ा तरीका अजीब है मोज़ियो पोरो, लेकिन आपने जो पॉइंट्स बताए हैं वो वाजिब है। दिक्कत बस ये है कि मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। आपका मतलब है कि ये सब सिर्फ शक पर आधारित है? हाँ, और इसलिए आप सोचते हैं कि कुछ बोलना सही नहीं होगा। कानून की दृष्टि से ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन ये कोर्ट नहीं है। कर्नल रेस और मैं मिलकर एक हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। जो भी जानकारी हमारी मदद कर सके वो कीमती है। जिम फैंथ्रॉफ ने फिर सोचा, फिर कहा, ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? आप इस यात्रा पर क्यों आए? मेरे अंकल मिस्टर कारमाइकल, जो मिसेस डॉयल के इंग्लैंड वाले सॉलिसिटर हैं, उन्होंने मुझे भेजा। वो उनके कई मामलों को संभालते थे। इस वजह से वो अक्सर मिस्टर एंड्रयू पेनिंगटन के संपर्क में रहते थे, जो मिसेस डॉयल के अमेरिकन ट्रस्टी थे। कई छोटी छोटी घटनाओं ने मेरे अंकल को संदेह में डाल दिया कि सब कुछ सही नहीं चल रहा। सीधी बात में कहें, रेस बोला, तो आपके अंकल को शक था कि पेनिंगटन एक धोखेबाज है? जिम फैंथ्रॉफ ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। आपने बात जरा कड़क तरीके से कही, लेकिन मूल बात वही है। पेनिंगटन की कुछ बातें, पैसे के लेन देन की सफाई, सब ने मेरे अंकल को शक में डाल दिया। जब उनके शक अब भी धुंधले थे, तभी मिस रिजवे ने अचानक शादी कर ली और हनीमून के लिए इजिप्ट चली गई। उनकी शादी ने मेरे अंकल को थोड़ा राहत दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो वापस इंग्लैंड लौटेंगी तो संपत्ति को औपचारिक रूप से हस्तांतरित किया जाएगा। लेकिन कायरो से लिखे गए एक खत में लिनेट ने ऐसे ही कैजुअली जिक्र कर दिया कि उसकी अचानक मुलाकात एंड्रयू पेनिंगटन से हो गई थी। मेरे अंकल को बहुत ज्यादा शक हो गया। उन्हें पूरा यकीन था कि पेनिंगटन शायद अब किसी बड़ी मुसीबत में है और वो लिनेट से कुछ ऐसे कागजों पर साइन करवाना चाहता है जिससे उसकी अपनी गड़बड़ियां छुप जाए। मेरे अंकल के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उनके लिए स्थिति बहुत मुश्किल थी। उन्हें जो एक तरीका सूझा वो ये था कि वो मुझे यहाँ भेजे, हवाई जहाज से, ताकि मैं पता लगा सकूं कि असल में क्या चल रहा है। मुझे कहा गया था कि मैं सब कुछ ध्यान से देखूं और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लूं। बहुत ही असहज काम था, मैं भरोसा दिला सकता हूँ। असल में उस दिन की घटना जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मुझे कुछ हद तक एक बदतमीज जैसा बर्ताव करना पड़ा। वो पल थोड़ा अजीब था, लेकिन कुल मिलाकर मैं नतीजे से संतुष्ट था। रेस ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुमने मैडम डॉयल को सतर्क कर दिया? ऐसा ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने पेनिंगटन को डरा दिया। मुझे पूरा यकीन था कि अब वो कुछ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, कम से कम कुछ समय तक। तब तक मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं मिस्टर और मिसेस डॉयल के साथ इतना घुल मिल जाऊं कि किसी तरह उन्हें चेतावनी दे सकूं। असल में मैं ये चेतावनी मिस्टर डॉयल के जरिए देना चाहता था। मिसेस डॉयल मिस्टर पेनिंगटन से बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना थोड़ा अजीब होता। पति के जरिए बात करना मेरे लिए आसान होता। रेस ने सिर हिलाया। पॉयरो ने पूछा, एक बात पर आप अपनी ईमानदारी से राय देंगे मोज़ियो फैंथ्रॉफ? अगर आपको किसी को धोखा देना होता तो आप मैडम डॉयल को चुनते या मोज़ियो डॉयल को? फैंथ्रॉफ हल्का मुस्कुराया। हर बार मिस्टर डॉयल को। डॉयल बिजनेस मामलों में बहुत समझदार थी। उनके पति शायद उन लोगों में से थे जो हर बात पर भरोसा कर लेते हैं, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते और हमेशा साइन ऑन द डॉटेड लाइन कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था। मैं सहमत हूँ, पॉयरो ने कहा। पॉयरो ने रेस की तरफ देखा। और यही तुम्हारा मोटिव है? जिम फैंथ्रॉफ ने कहा, लेकिन ये सब तो सिर्फ अटकलें हैं, कोई सबूत तो नहीं है। पॉयरो ने आराम से जवाब दिया, अरे नहीं, हम सबूत भी पालेंगे। कैसे? शायद खुद मिस्टर पेनिंगटन से। फैंथ्रॉफ को शक हुआ। मुझे इसमें शक है, बहुत ज्यादा शक। रेस ने अपनी घड़ी देखी। वो अब आने ही वाले हैं। जिम फैंथ्रॉफ ने इशारा समझ लिया और चला गया। 2 मिनट बाद एंड्रयू पेनिंगटन वहां आ गया। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ और बहुत ही शिष्ट था, लेकिन उसके चेहरे की कसावट और आंखों की सतर्कता से साफ था कि वो एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह पूरी तरह सतर्क है। तो सज्जनों, उसने कहा, मैं आ गया। वो बैठ गया और उनकी तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या बात है। पॉयरो ने शुरुआत की,
हमने आपको यहाँ बुलाया है म्यूजियो पेनिंगटन, क्योंकि ये बहुत साफ है कि इस केस में आपकी एक खास और सीधी दिलचस्पी है। पेनिंगटन ने थोड़ी भौहें उठाई। ऐसा है क्या? पॉयरो ने नरमी से कहा। बिल्कुल। मैंने सुना है कि आप लिनेट रिजवे को तब से जानते हैं जब वह बहुत छोटी सी बच्ची थी। ओह, वो बात। उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया। माफ कीजिए, मैं बात को ठीक से समझ नहीं पाया। हाँ, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, मैंने लिनेट को तब से जाना है जब वो नन्ही सी फ्रॉक पहने घूमती थी। आप उसके पिता के काफी करीबी थे? बिल्कुल। मेल्विश रिजवे और मैं बहुत करीब थे, बहुत ज्यादा। आप इतने करीबी थे कि उनकी मौत के बाद उन्होंने आपको अपनी बेटी का बिजनेस गार्डियन और उस विशाल संपत्ति का ट्रस्टी बना दिया जो उसने विरासत में पाई थी। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा ही है। अब पेनिंगटन फिर से सतर्क हो गया। मैं अकेला ट्रस्टी नहीं था, और लोग भी थे जो अब मर चुके हैं। उनमें से 2 मर चुके हैं। तीसरे, मिस्टर स्ट्रैंडल रॉकफोर्ड, अब भी जिंदा है। आपके पार्टनर? हाँ। मिस रिजवे जब शादी हुई तब वो अभी 21 की हुई नहीं थी, है ना? उन्हें आने वाली जुलाई में 21 पूरे होने थे, और सामान्य हालत में वो अपनी संपत्ति पर तभी पूरा हक जता पाती। हाँ, लेकिन उनकी शादी से ये प्रक्रिया तेज हो गई। पेनिंगटन का जबड़ा कस गया। वो थोड़े गुस्से में बोला, माफ कीजिए सज्जनों, लेकिन ये सब आपका क्या काम है? पॉयरो ने कहा, अगर आपको जवाब देना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जो पूछना चाहे पूछे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या रेलेवेंस है। पॉयरो मुस्कुराए और थोड़ा आगे झुके। मोजियो पेनिंगटन, मोटिव का सवाल है, और जब मोटिव की बात आती है तो फाइनेंशियल कारणों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। पेनिंगटन ने रूखे स्वर में कहा, रिजवे की वसीयत के अनुसार लिनेट को अपनी पूरी संपत्ति पर हक 21 की उम्र में या शादी के वक्त मिल जाना था। कोई शर्त नहीं थी? कोई शर्त नहीं, और ये संपत्ति करोड़ों में है, ऐसा मुझे भरोसेमंद जानकारी से पता चला है। हाँ, करोड़ों की है। पॉयरो ने धीरे से कहा, मिस्टर पेनिंगटन, आप और आपके पार्टनर की जिम्मेदारी बहुत भारी है। पेनिंगटन ने झट से कहा, हम जिम्मेदारी निभाने के आदी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉयरो मुस्कुराए, मुझे शक है। पॉयरो के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने पेनिंगटन को चिढ़ा दिया। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? बकवास कर रहे हो क्या? पॉयरो ने बड़ी ईमानदारी और मासूमियत से जवाब दिया, मैं सोच रहा था मिस्टर पेनिंगटन, क्या लिनेट रिजवे की अचानक शादी से आपके ऑफिस में कोई हलचल मच गई थी? घबराहट या चिंता? हाँ, वही शब्द मैंने इस्तेमाल किया। तुम किसकी ओर इशारा कर रहे हो? बस एक सीधा सा सवाल, क्या लिनेट डॉयल के फाइनेंशियल मैटर्स उतने ही परफेक्टली संभाले हुए थे जितने होने चाहिए? पेनिंगटन गुस्से में खड़ा हो गया। बस हुआ, अब मैं नहीं सुनूंगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। पॉयरो ने पूछा, लेकिन पहले मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। पेनिंगटन ने झल्ला कर कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। पॉयरो ने शांति से पूछा, आपको लिनेट की शादी की खबर मिलते ही इतनी चिंता हुई कि आप फौरन यूरोप आ गए और इजिप्ट में एक तथाकथित संयोगवश मुलाकात रचाई। पेनिंगटन वापस उनकी ओर आया। अब वो फिर से अपने आप पर काबू में था। आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह बकवास है। मुझे तो लिनेट की शादी का पता ही कायरो में मिला। मैं पूरी तरह चौंक गया था। उसका लेटर शायद एक दिन के लिए मुझसे मिस हो गया न्यूयॉर्क में। उसे फॉरवर्ड किया गया और मुझे वह एक हफ्ते बाद मिला। पॉयरो ने कहा, आपने कहा था आप कार्मिक जहाज से आए थे? हाँ, वही। लेकिन वो लेटर न्यूयॉर्क में तब पहुंचा जब कार्मिक सेल कर चुका था। कितनी बार बताऊं तुम्हें? पॉयरो ने कहा, यह बात थोड़ी अजीब है। क्या अजीब है? आपके लगेज पर कार्मिक का कोई लेबल नहीं, सिर्फ नॉर्मैडी का लेबल है। और नॉर्मैडी तो कार्मिक के 2 दिन बाद निकली थी। कुछ पल के लिए पेनिंगटन चुप रह गया। उसकी आंखें डगमगाई। तभी कर्नल रेस ने एक सटीक वार किया। कम ऑन मिस्टर पेनिंगटन, उन्होंने कहा, हमारे पास कई कारण हैं ये मानने कि आप नॉर्मैडी से आए थे, ना कि कार्मिक से जैसे आपने कहा। इसका मतलब ये है कि आपने मिसेस डॉयल का लेटर जाने से पहले ही पढ़ लिया था और इसे अभी डिनाई कर रहे हैं। और इसका कोई फायदा नहीं कि आप इसे मान ही नहीं रहे। ये स्टीमशिप कंपनी से वेरीफाई करना बहुत आसान है। एंड्रयू पेनिंगटन ने धीरे से पास की कुर्सी पकड़ी और बैठ गया।
उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, लेकिन अंदर उसका तेज दिमाग असली चाल सोच रहा था। मानना पड़ेगा सज्जनों, उसने कहा, आप लोग बहुत तेज निकले, लेकिन मैंने जो भी किया उसके पीछे मेरे अपने कारण थे। रेस ने रुके स्वर में कहा, बिल्कुल होंगे। अगर मैं आपको अपनी बातें बताऊं, तो ये मानकर बताऊंगा कि आप उसे कॉन्फिडेंस में लेंगे। पॉयरो ने कहा, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं कि हम सही व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं बिना देखे कोई वादा नहीं कर सकता। पेनिंगटन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं सच्चाई बता देता हूँ। इंग्लैंड में कुछ गड़बड़ चल रही थी। मुझे शक हुआ कि कोई धोखाधड़ी हो रही है। लेटर से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, तो मैंने तय किया कि खुद आकर सब देखूं। पॉयरो ने पूछा, कैसी धोखाधड़ी? मुझे यकीन था ये मानने का कि लिनेट को कोई ठग रहा है। कौन? उसका ब्रिटिश वकील। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप यूं ही हवा में उड़ा दे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं खुद आकर सब देखूं। पॉयरो ने कहा, आपकी होशियारी काबिले तारीफ है, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला कि आपको लेटर नहीं मिला था? पेनिंगटन ने हाथ फैलाकर कहा, अब आप ही सोचिए, हनीमून कपल के बीच में मैं कैसे घुसता? कोई ठोस कारण होना चाहिए था। मैंने सोचा एक्सीडेंटल मुलाकात ही बेस्ट रहेगी। वैसे भी मुझे उसके पति के बारे में कुछ पता नहीं था। हो सकता है वो भी उसी गड़बड़ में शामिल हो। रेस ने सूखे स्वर में कहा, मतलब आपने जो भी किया वो निस्वार्थी रूप से किया? पेनिंगटन ने बोला, एग्जैक्टली कर्नल। थोड़ी देर की चुप्पी हुई। रेस ने पॉयरो की तरफ देखा। पॉयरो ने गंभीरता से कहा, मोज़ियो पेनिंगटन, हम आपकी कहानी पर एक शब्द भी विश्वास नहीं करते। तो फिर मत कीजिए। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि लिनेट की अचानक हुई शादी ने आपको फाइनेंशियल संकट में डाल दिया। आप तुरंत यूरोप इसलिए आए ताकि उस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके, मतलब थोड़ा वक्त हासिल करना। इसी मकसद से आपने मैडम डॉयल से कुछ कागजों पर साइन करवाने की कोशिश की और आप असफल रहे। फिर नील की यात्रा में अबू सिम्बल पर क्लिफ के ऊपर चलते हुए आपने एक पत्थर गिराया जो अपने लक्ष्य से चूक गया। तुम पागल हो। हम ये भी मानते हैं कि वापसी के सफर में भी ऐसा ही मौका मिला, जब मैडम डॉयल की मौत को किसी और की करतूत दिखाना सबसे आसान होता। और हम सिर्फ मानते ही नहीं, हमें पता है कि वही रिवॉल्वर जिसे एक औरत की हत्या हुई, जो हमें बताने वाली थी कि असली हत्यारा कौन है, वो आपका था। हेल, पेनिंगटन की जोरदार प्रतिक्रिया ने पॉयरो की बात बीच में रोक दी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं लिनेट को क्यों मारता? मुझे उसके पैसे नहीं मिलते, वो उसके पति को मिलते। तुम उसी पर शक क्यों नहीं करते? उसे फायदा हुआ, मुझे नहीं। रेस ने ठंडे स्वर में कहा, डॉयल उस रात लॉन से बाहर गया ही नहीं, जब तक कि उसे गोली नहीं लगी और वो घायल नहीं हुआ। उसके बाद वो एक कदम भी नहीं चल सकता था। ये बात एक डॉक्टर और नर्स ने साफ तौर पर कही है। साइमन डॉयल ने अपनी पत्नी को नहीं मारा, उसने लुइस बुर्जे को नहीं मारा, और उसने मिसेस ऑटोबॉर्न की भी हत्या नहीं की। और ये बात आप भी उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं जितनी कि हम। मुझे पता है कि उसने उसे नहीं मारा। पेनिंगटन अब थोड़ा शांत लग रहा था। मैं बस ये कह रहा हूँ, जब मुझे उसकी मौत से कोई फायदा नहीं हुआ, तो मुझ पर शक क्यों? पॉयरो की आवाज बिल्कुल नरम थी, जैसे कोई बिल्ली धीरे से बोले। लेकिन ये तो देखने वाली बात है। मैडम डॉयल एक समझदार बिजनेस वूमन थी। उसे अपने सारे कामकाज की पूरी जानकारी थी और वो बहुत तेजी से किसी भी गड़बड़ी को पकड़ सकती थी। जैसे ही वो वापस इंग्लैंड जाती और अपने पैसे और प्रॉपर्टी का नियंत्रण लेती, उसे शक हो जाता। लेकिन अब जब वो मर चुकी है, आपने जैसा अभी कहा, उसका पति सब कुछ पा लेता, तो हालत बदल गए हैं। साइमन डॉयल को अपने पत्नी के बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है। उसे बस इतना पता है कि वो अमीर थी। वो एक सीधा साधा और भरोसे करने वाला इंसान है। आप आराम से उसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स दिखा सकते, असली बात को नंबर्स के जाल में उलझा देते और पेमेंट को लीगल फॉर्मेलिटीज और इकोनॉमिक डिप्रेशन के बहाने से थोड़ा रवाना कर देते। मुझे लगता है आपके लिए बहुत फर्क पड़ता है कि आप पत्नी से डील कर रहे हैं या पति से। पेनिंगटन ने कंधे उचकाए। आपके ख्याल बहुत अजीब है। वक्त बताएगा, पॉयरो ने शांत स्वर में कहा। क्या कहा आपने? मैंने कहा वक्त बताएगा। ये मामला 3 मौतों का है, 3 हत्याएं। कानून
मैडम डॉयल की संपत्ति की पूरी जांच करेगा। पॉयरो ने देखा कि पेनिंगटन के कंधे अचानक ढीले पड़ गए। उसे पता था कि उसने जीत हासिल कर ली है। जिम फैंथ्रॉफ की शंका सही थी। पॉयरो ने कहा, आपने चाल चली और हार गए। अब आप ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं। पेनिंगटन ने बड़बड़ाते हुए कहा, आप समझते नहीं हैं। असल में सब कुछ ठीक था, बस वो मंदी, वॉल स्ट्रीट पागल हो गया था, लेकिन मैंने वापसी की थी। किस्मत से सब कुछ जून के बीच तक ठीक हो जाता। कांपते हाथों से उसने एक सिगरेट निकाली, जलाने की कोशिश की, लेकिन जल नहीं पाई। पॉयरो ने सोचते हुए कहा, शायद वो चट्टान गिराना एक अचानक का हमला था। आपको लगा किसी ने आपको देखा नहीं। पेनिंगटन झुक गया। उसका चेहरा कांप रहा था, आंखों में डर था। वो एक एक्सीडेंट था। मैं कसम खाता हूँ वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं फिसल गया और पत्थर से टकरा गया। मैं कसम खाता हूँ। दोनों मर्द चुप रहे। फिर पेनिंगटन ने खुद को संभाला। वो अब भी अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ी लड़ने की ताकत वापस आ गई थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। आप लोग मुझ पर यह इल्जाम साबित नहीं कर सकते। वो एक एक्सीडेंट था और वो गोली मैंने नहीं चलाई थी। सुन रहे हो? ये सब कुछ साबित नहीं कर पाओगे। वो बाहर चला गया। अध्याय 27। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रेस ने गहरी सांस ली। हमें बहुत कुछ पता चल गया। फ्रॉड का इकरार, हत्या की कोशिश का इकरार। इससे आगे जाना मुश्किल है। कोई आदमी अटेम्प्टेड मर्डर तो मान सकता है, लेकिन असली मर्डर का इकरार नहीं करेगा। पॉयरो ने कहा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। पॉयरो की आंखें सपना देखती सी बिल्ली जैसी थी। रेस ने पॉयरो को जिज्ञासु निगाहों से देखा। कोई प्लान है? पॉयरो ने सिर हिलाया, फिर उंगलियों पर गिनते हुए कहा, असुआन का गार्डन, मिस्टर एलर्टन का बयान, 2 बॉटल्स नेल पॉलिश की, मेरी वाइन बॉटल, वेलवेट स्टोल, खून लगा रुमाल, क्राइम सीन पर छोड़ा गया पिस्तौल, लुइस की मौत, मैडम ऑटोबॉन की मौत। हाँ, सब कुछ वही है। पेनिंगटन ने मर्डर नहीं किया। क्या? रेस चौंक गया। पेनिंगटन ने यह मर्डर नहीं किया। उसका मोटिव था, हाँ। उसके पास चाहत थी, हाँ। उसने कोशिश की थी, बिल्कुल। लेकिन इसमें जुर्म के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो उसके पास नहीं था। इस मर्डर को चाहिए थी हिम्मत, तेजी और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। खतरे की परवाह किए बिना प्लानिंग और साहस। पेनिंगटन के पास ये सब कुछ नहीं है। वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसे पूरी सेफ्टी न लगे। और ये क्राइम बिल्कुल अनसेफ था, एकदम खतरे की धार पर टिका हुआ। इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए थी। पेनिंगटन के पास हिम्मत नहीं है, वो बस चालाक है। रेस ने पॉयरो की तरफ उस इज्जत से देखा जो एक काबिल इंसान दूसरे काबिल इंसान को देता है। तुमने तो सब कुछ अच्छे से पकड़ लिया है दोस्त, उसने कहा। पॉयरो ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है, पर 1-2 बातें हैं जो अभी साफ नहीं हुई है। जैसे वो टेलीग्राम जो लिनेट डॉयल ने पढ़ा था। मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो जाए। रेस बोला, अरे हाँ, हम डॉयल से पूछना भूल गए। वो बताने ही वाला था जब मैडम ऑटोबॉन आ गई थी। फिर से पूछेंगे। पॉयरो ने कहा, अभी नहीं, पहले मैं किसी और से बात करना चाहता हूँ। किससे? टिम एलर्टन से। रेस ने बोहें उठाई। एलर्टन? ठीक है, बुला लेते हैं। उसने बेल बजाई और स्टीवर्ट को संदेश देकर भेजा। टिम एलर्टन अंदर आया। उसके चेहरे पर सवालिया नजरिया था। स्टीवर्ट ने कहा, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? पॉयरो ने कहा, बिल्कुल सही मोजियो एलर्टन, बैठ जाइए। टिम बैठ गया। उसका चेहरा ध्यान देने वाला था, लेकिन थोड़ा बोरियत भरा भी। कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा, लेकिन आवाज में कुछ खास उत्साह नहीं था। पॉयरो ने कहा, किसी हद तक हाँ, लेकिन असल में मैं चाहता हूँ कि आप सुने। टिम ने हैरानी से बोहें उठाई। बिल्कुल, मैं दुनिया का सबसे अच्छा सुनने वाला इंसान हूँ। जरूरत पड़ने पर ओ भी बोल सकता हूँ। पॉयरो मुस्कुराए। बहुत अच्छा, बहुत एक्सप्रेसिव होता है। तो शुरू करते हैं। जब मैं आप और आपकी माँ से असुआन में मिला, मोजियो एलर्टन, तो मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद आई। पहली बात, मुझे आपकी माँ बहुत चार्मिंग लगी। टिम के थके चेहरे पर हल्की चमक आई। हाँ, वो वाकई यूनिक है, उसने कहा। पॉयरो ने कहा, लेकिन दूसरी चीज जिसने मुझे दिलचस्पी दी, वो थी उस औरत का जिक्र जिसका आपने नाम लिया था। टिम ने कहा, सच में? पॉयरो ने कहा, हाँ,
मैडमोजेल जोएना साउथवुड। देखिए, हाल ही में मैंने उस नाम के बारे में सुना था। पॉयरो ने थोड़ी देर रुककर कहा। पिछले 3 सालों में कुछ खास तरह की ज्वेलरी चोरी हुई है, जिससे स्कॉटलैंड यार्ड परेशान हो रहा है। ये चोरी किसी आम चोर की नहीं लगती, बल्कि ऊंचे समाज की चोरी है। तरीका ये होता है कि असली ज्वेलरी की जगह एक नकली पीस रख दिया जाता है। मेरे दोस्त चीफ इंस्पेक्टर जैप को लगा कि ये काम एक अकेले इंसान का नहीं, बल्कि 2 लोगों का है, जो मिलकर बहुत चालाकी से ये सब कुछ करते हैं। उनका मानना था कि ये लोग किसी अच्छे सोशल सर्कल से हैं। आखिरकार उसकी नजर गई जोएना साउथवुड पर। हर एक केस में ज्वेलरी किसी ऐसे इंसान की थी जो या तो उसका दोस्त था या जान पहचान वाला, और हर बार या तो ज्वेलरी उसे दी गई थी या उसने उसे हाथ में लिया था, और उसका लाइफस्टाइल उसकी इनकम से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन एक बात साफ थी, असल चोरी यानी सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जेवरों की अदला बदली, उसने खुद नहीं की थी। कुछ मामलों में वो तो इंग्लैंड में थी भी नहीं जब ज्वेलरी बदली गई थी। पॉयरो आगे बोले। चीफ इंस्पेक्टर जैप ने सोचा, जोएना साउथवुड कभी गिल्ड ऑफ मॉडर्न ज्वेलरी से जुड़ी थी। वो ज्वेलरी को देखकर उसकी ड्राइंग बनाती थी, फिर कोई छोटा लेकिन बेईमान ज्वेलर उसको कॉपी करता था, और फिर तीसरे इंसान द्वारा वो नकली ज्वेलरी असली की जगह रखी जाती थी। वो तीसरा इंसान जो कभी उस ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाता, जिसे उस पर शक भी न हो। जैप को उस तीसरे इंसान की पहचान नहीं पता थी। पॉयरो ने टिम को ध्यान से देखा और कहा, आपसे बात करते हुए कुछ बातें मेरी दिलचस्पी का कारण बनी। जैसे मैजोरिका में आपकी अंगूठी गायब हो गई थी। आप उस पार्टी में थे जहां एक ज्वेलरी की बदली हुई थी, और आप जोएना साउथवुड के बहुत करीब हैं। फिर ये भी कि आपने मेरी मौजूदगी को नापसंद किया और अपनी माँ को मुझसे दूर करने की कोशिश की। शायद ये सिर्फ निजी नापसंदगी थी, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। आप अपनी नाराजगी को मुस्कान में छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। पॉयरो ने कहा। फिर लिनेट डॉयल की हत्या के बाद पता चला कि उसके मोती गायब है। तुरंत मेरे दिमाग में आपका नाम आया, लेकिन बात फिर भी कुछ अधूरी थी, क्योंकि अगर आप और जोएना साउथवुड मिलकर काम कर रहे थे, तो तरीका बदली का होता, सीधा चोरी का नहीं। फिर अचानक वो मोती वापस आ गए, और क्या पता चला कि वो नकली है। तभी मुझे पता चल गया कि असली चोर कौन है। असल में नकली मोती ही चुराए गए थे और वापस कर दिए गए, क्योंकि आपने असली मोतियों की जगह पहले से नकली मोती रख दिए थे। पॉयरो ने टिम की तरफ देखा। टिम का चेहरा उसका रंग छोड़ चुका था। वो पेनिंगटन जितना मजबूत नहीं था, उसमें लड़ने की ताकत नहीं थी। उसने मजाकिया अंदाज दिखाने की कोशिश की। सच में? और अगर ऐसा है तो वो असली मोती मैंने किए क्या? पॉयरो ने कहा, ये भी मुझे पता है। अब टिम का चेहरा पूरी तरह टूट गया। पॉयरो ने धीरे से कहा, मोती बस एक ही जगह हो सकते हैं। मैंने सोच समझ कर तय किया कि वही सही है। मोजियो एलर्टन, वो मोती एक जपमाला रोजरी में छुपे हैं, जो आपकी कैबिन में टंगी है। उसके मोती बहुत सुंदरता से तराशे गए हैं। मुझे लगता है आपने उसे खास तौर पर बनवाया था। वो मोती खुलते हैं, हालांकि देखने में ऐसा नहीं लगता। हर मोती के अंदर एक असली मोती चिपका हुआ है। अक्सर पुलिस धार्मिक चीजों को नहीं छूती जब तक कुछ अजीब न दिखे। आपने इसी बात पर भरोसा किया। पॉयरो ने आगे कहा, मैं ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैडम मोजेल साउथवुड ने नकली मोती आपको भेजे कैसे। जरूर उसने भेजे होंगे, क्योंकि आप मैजोरिका से तभी आए जब सुना कि मैडम डॉयल अपने हनीमून पर यहाँ आने वाली है। मेरा मानना है कि उसने वो नकली मोती एक किताब में रखकर भेजे थे। पन्नों के बीच में एक स्क्वायर होल काटा गया था। एक किताब दिखने में तो बंद होती है, लेकिन पोस्ट में शायद ही कोई उसे खोलकर देखता है। कुछ देर तक चुप्पी रही, काफी लंबी चुप्पी। फिर टिम ने धीरे से कहा, तुम जीत गए। अच्छा खेल था, लेकिन अब खत्म हो गया। अब तो बस जो भी सजा है वो भुगतनी ही पड़ेगी। पॉयरो ने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि उस रात तुम्हें किसी ने देखा था? देखा? टिम चौंक गया। हाँ, जिस रात लिनेट डॉयल मरी, किसी ने तुम्हें उसके कैबिन से निकलते हुए देखा था, रात के 1 बजे के थोड़े करीब। टिम ने जल्दी से कहा, रुको, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैंने उसे मारा?
मैं कसम खाता हूँ ऐसा नहीं है। मुझे तो उस रात के बारे में सोचकर ही पसीना आ जाता है। इतनी गड़बड़ वाली रात चुन ली मैंने। खुदा की कसम, बहुत बुरा वक्त था। पॉयरो ने कहा, हाँ, उस रात तुम्हारा दिल जरूर घबराया होगा, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो शायद तुम हमारी मदद कर सको। जब तुमने मोती चुराए तब मैडम डॉयल जिंदा थी या मर चुकी थी? टिम भराई हुई आवाज में बोला, मुझे सच में नहीं पता मोज़ियो पॉयरो, ईश्वर की कसम। मैंने पहले ही पता कर लिया था कि वो मोती रात को कहाँ रखती थी। बिस्तर के पास वाली छोटी मेज पर। मैं चुपचाप अंदर गया, मेज पर धीरे से हाथ फेरा, मोती उठाए, नकली वाले रख दिए और चुपचाप बाहर निकल आया। मैंने यही सोचा कि वो सो रही होगी। पॉयरो ने पूछा, क्या तुमने उसकी सांस लेने की आवाज सुनी? क्योंकि तुम जरूर ध्यान देते। टिम ने गहराई से सोचा। सब कुछ बहुत शांत था, बहुत ही ज्यादा। नहीं, मुझे याद नहीं आता कि उसकी सांस की आवाज सुनी हो। पॉयरो ने कहा, क्या कमरे में बारूद की गंध थी, जैसे अगर किसी ने अभी अभी गोली चलाई हो? टिम बोला, मुझे याद नहीं, शायद नहीं थी। पॉयरो ने लंबी सांस ली। तो फिर हमें उससे कोई मदद नहीं मिलती? टिम ने जिज्ञासु होकर पूछा। मुझे किसने देखा? पॉयरो ने कहा, रोज़ली ऑटोबॉन। वो नाव के दूसरी तरफ से आई और उसने तुम्हें लिनेट के कैबिन से बाहर आते और अपने कैबिन में जाते देखा। टिम बोला, तो उसी ने तुम्हें बताया? पॉयरो ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, उसने नहीं बताया। टिम हैरान हुआ, तो फिर आपको कैसे पता चला? पॉयरो मुस्कुराए, क्योंकि मैं हर्क्यूल पॉयरो हूँ, मुझे किसी के बताने की जरूरत नहीं। जब मैंने उसे सीधा पूछा तो उसने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा, और उसने झूठ बोला। टिम ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? पॉयरो ने थोड़ी दूरी बनाए रखकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि उसने जो आदमी देखा वो हत्यारा था। ऐसा लग भी सकता था। टिम बोला, तो फिर तो उसे आपको बताना ही चाहिए था। पॉयरो ने कंधे उचका दिए, शायद उसे ऐसा नहीं लगा। टिम ने हल्के आवाज में कहा, वो लड़की बड़ी अजीब है। अपनी माँ के साथ उसने बहुत बुरा वक्त देखा होगा। पॉयरो ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, जिंदगी उसके लिए आसान नहीं रही। टिम बुदबुदाया, बेचारी लड़की। फिर रेस की तरफ देखकर कहा, तो अब सर क्या करना है? मैं मानता हूँ कि मैंने लिनेट के कैबिन से मोती चुराए और आप उन्हें वही पाएंगे जहाँ आपने कहा। मैं दोषी हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मिस साउथवुड की बात है, मैं कुछ नहीं मान रहा। आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो नकली हार मुझे कैसे मिला, ये मेरी निजी बात है। पॉयरो ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही रवैया है। टिम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमेशा एक जेंटलमैन। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आया जब मेरी माँ आपसे इतना प्रभावित हो गई। मैं कोई ऐसा पक्का अपराधी नहीं हूँ जिसे मजा आए कि वो एक मशहूर जासूस के बगल में बैठा हो और उसी वक्त एक खतरनाक चाल भी खेल रहा हो। कुछ लोग शायद इसमें थ्रिल महसूस करें, लेकिन मुझे तो डर ही लग गया। पॉयरो ने पूछा, लेकिन फिर भी तुमने चोरी करने की कोशिश की? टिम ने कंधे उचका दिए। इतना भी नहीं डर गया था कि छोड़ दूं। कभी न कभी तो बदलाव करना ही था, और इस नाव पर तो मौका शानदार था। लिनेट का कैबिन सिर्फ 2 दरवाजे दूर, और वो खुद अपने ही झगड़ों में उलझी हुई थी। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मोती बदल दिए गए हैं। पॉयरो ने कहा, क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता? टिम ने चौंक कर पूछा, मतलब? पॉयरो ने बेल बजाई। मैं मिस ऑटोबॉन को बुला रहा हूँ, उनसे कुछ पूछना है। टिम ने बोहे सिकोड़ ली, पर कुछ नहीं कहा। स्टीवर्ड आया, आदेश लिया और चला गया। कुछ मिनटों में रोज़ली आई। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रोने जैसी। उसने टिम को देखा तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसका पुराना गुस्सा और शक वाला रवैया अब नहीं था। वो बैठ गई और रेस और पॉयरो की तरफ शांत भाव से देखने लगी। रेस ने नरमी से कहा, मिस ऑटोबॉन, हमें आपको तंग करने का अफसोस है। रोज़ली ने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। पॉयरो ने कहा, हमें 2-3 बातें साफ करनी है। जब मैंने आपसे पूछा था कि आपने रात 1:10 पर स्टारबोर्ड डेक पर किसी को देखा था, तो आपने कहा मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन सौभाग्य से मैं सच तक पहुंच गया हूँ। मोज़े एलर्टन ने मान लिया है कि वो लिनेट डॉयल के कैबिन से उस रात आए थे। रोज़ली ने तेज नजरों से टिम की तरफ देखा। टिम का चेहरा सख्त और गंभीर था। उसने बस सिर हिला दिया। पॉयरो ने पूछा,
टाइम सही है मोजियो एलर्टन, टिम बोला, बिल्कुल सही। रोज़ेली उसे घूर ही रही थी। उसके होंठ कांपे, थोड़ा खुले। लेकिन तुमने नहीं किया, तुमने नहीं। टिम ने जल्दी से कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं एक चोर हूँ, हत्यारा नहीं। अब सब सामने आ ही जाएगा, तो बेहतर है कि तुम जान लो। मैं उसके मोतियों के पीछे था, पॉयरो ने कहा। मिस्टर एलर्टन की कहानी है कि वो कल रात उसके कैबिन में गए और असली मोतियों की जगह नकली मोती रख दिए। रोज़ेली ने पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? उसकी आंखों में मासूमियत, उदासी और गहरी जिज्ञासा थी। हाँ, टिम ने कहा। एक पल की चुप्पी रही। कर्नल रेस बेचैन हो गया। पॉयरो ने एक अजीब लहजे में कहा, जैसा मैंने कहा, ये मोज़ेयो एलर्टन की कहानी है, जिसे आंशिक रूप से तुम्हारी गवाही से पुष्टि मिलती है। मतलब इतना तो साबित होता है कि वो लिनेट डॉयल के कैबिन में गया था, लेकिन ये साबित नहीं होता कि क्यों गया था। टिम ने हैरानी से पॉयरो को देखा। लेकिन मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? आप जानते हैं कि मोती मेरे पास है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मोती तुम्हारे पास है, पर कब आए ये नहीं पता। हो सकता है कि वो कल रात से पहले ही लिए गए हो। तुमने अभी कहा था कि लिनेट को पता ही नहीं चलता कि असली और नकली की अदला बदली की गई है। मुझे यकीन नहीं है कि उसे पता नहीं चलता। सोचो, अगर उसे पता चल गया हो, और अगर वो जानती हो कि किसने किया, और अगर उसने तुम्हें धमकाया हो कि वो सबको बता देगी, और तुम्हें ये भी पता चल गया हो कि जैकलिन और साइमन के बीच की लड़ाई तुमने सुनी थी, तो जैसे ही सलून खाली हुआ तुमने जाकर पिस्तौल ले ली, और फिर 1 घंटे बाद जब सब शांत हो गया, तुम लिनेट के कैबिन में गए और सुनिश्चित कर लिया कि वो किसी को कुछ न बता सके। हे ईश्वर, टिम ने कहा। उसके मुरझाए चेहरे से दो दुखी, यातनाग्रस्त आंखें पॉयरो को घूर रही थी। पॉयरो ने आगे कहा, लेकिन किसी और ने भी तुम्हें देखा, वो लड़की लुइस। अगले दिन उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया, कहा कि पैसे दो वरना सब बता देगी। तुम्हें समझ आ गया कि अगर तुमने ब्लैकमेल स्वीकार कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुमने दिखावा किया कि तुम मान गए हो, और उसे कहा कि लंच से ठीक पहले उसके कैबिन में मिलोगे। फिर जब वो पैसे गिन ही रही थी, तुमने उसे चाकू मार दिया। लेकिन फिर किस्मत फिर से तुम्हारे खिलाफ गई। किसी ने तुम्हें उसके कैबिन में जाते हुए देखा। पॉयरो ने रोज़ेली की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारी माँ ने। फिर तुम्हें तुरंत कुछ करना पड़ा। बहुत जोखिम भरा काम, पर यही एक रास्ता था। तुमने पेनिंगटन को अपनी रिवॉल्वर के बारे में बात करते सुना था। तुम उसके कैबिन में गए, वो रिवॉल्वर उठाई, डॉक्टर बेसनर के कैबिन के बाहर सुना, और फिर मैडम ऑटोबॉन को गोली मार दी, इससे पहले कि वो तुम्हारा नाम बता पाती। नहीं, रोज़ेली चीखी, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। पॉयरो ने कहा, उसके बाद तुमने वही किया जो कर सकते थे। जल्दी से नाव की पिछली ओर गए, और जब मैं तुम्हारे पीछे गया, तुम उल्टी दिशा में आने का नाटक कर रहे थे। तुमने रिवॉल्वर को दस्तानों में पकड़ लिया था। वो दस्ताने तुम्हारी जेब में थे, और जैसे मैंने मांगे थे। टिम ने कहा, ईश्वर की कसम, ये सब झूठ है, एक भी बात सच नहीं है। लेकिन उसकी आवाज डगमगा रही थी और विश्वास नहीं दिला पाई। तभी रोज़ेली ऑटोबॉन ने सबको चौंका दिया। बिल्कुल झूठ है, और मोज़ियो पॉयरो को पता है कि ये सच नहीं है। वो ये सब किसी खास वजह से कह रहे हैं। पॉयरो ने रोज़ेली को देखा। पॉयरो के होठों पर हल्की मुस्कान आई। पॉयरो ने अपने हाथ फैला दिए और जैसे कह रहे हो, हार मानता हूँ। मैडम मोज़ेल बहुत चालाक है, लेकिन मानना पड़ेगा, कहानी तो अच्छी बनाई मैंने। टिम गुस्से में बड़बड़ाया, ये सब क्या है? पॉयरो ने हाथ उठाए। मोज़ियो एलर्टन, तुम्हारे खिलाफ बहुत मजबूत केस बन सकता था। मैं चाहता था कि तुम ये महसूस करो। अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे कैबिन में उस रोजरी, मोतियों वाली माला की जांच नहीं की है। हो सकता है जब करूँ तो वहाँ कुछ न मिले। और अगर मैडम मोज़ेल ऑटोबॉन कहती है कि उन्होंने डेक पर किसी को नहीं देखा, तो फिर तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। मोती एक क्लेप्टोमेनियक, चोरी की लत वाला ले गया था, जिसने बाद में उन्हें लौटा दिया। वो मोती एक छोटी सी डिब्बी में दरवाजे के पास टेबल पर रखे हैं। अगर तुम चाहो तो मैडम मोज़ेल के साथ जाकर देख सकते हो। टिम खड़ा हुआ। वो एक पल कुछ नहीं कह पाया। जब कहा तो शब्द साधारण थे, लेकिन शायद सुनने वालों के लिए काफी थे। थैंक्स, उसने कहा। अब तुम्हें मुझे दूसरा मौका नहीं देना पड़ेगा। उसने रोज़ेली के लिए दरवाजा खोला। वो बाहर निकली, और वो भी
वो छोटी सी डिब्बी उठाकर उसके पीछे चला गया। वो साथ साथ चलने लगे। टिम ने डिब्बी खोली, नकली मोतियों की माला निकाली और उसे नील नदी में फेंक दिया। लो, उसने कहा, अब वो गया। जब मैं डिब्बी पॉयरो को लौटाऊंगा तो उसमें असली माला होगी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। रोज़ली ने धीमे से पूछा, तुमने शुरुआत ही क्यों की थी? टिम ने कहा, मतलब मैंने ऐसा करना शुरू क्यों किया? पता नहीं, बोर्डम, आलस, कुछ एक्साइटिंग करने का मन। सीधा साधा काम करने से ज्यादा मजा आने वाला तरीका था पैसे कमाने का। तुम्हें शायद घटिया लगे, लेकिन इसमें थ्रिल था, खासकर रिस्क था। रोज़ली ने शांत स्वर में कहा, मैं समझती हूँ। टिम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। रोज़ली ने कुछ पल सोचकर सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगी। टिम ने भावुक होकर कहा, ओ तुम कितनी खूबसूरत हो, पूरी तरह से प्यारी। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुमने मुझे कल रात देखा? रोज़ली बोली, मैंने सोचा शायद लोग तुम्हें सस्पेक्ट मानेंगे। टिम ने पूछा, क्या तुम्हें कभी मुझ पर शक हुआ? रोज़ली ने कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम किसी की जान ले सकते हो। नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जिनसे मर्डर होते हैं। मैं तो बस एक दुखी सा, चोरी छुपे चोरी करने वाला इंसान हूँ। रोज़ली ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ छुआ। ऐसा मत कहो। टिम ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। रोज़ली, क्या तुम, मेरा मतलब तुम समझ रही हो? या तुम हमेशा मुझसे नफरत करती रहोगी और मुझे ताना मारती रहोगी? रोज़ली हल्के से मुस्कुराई। कुछ बातें हैं जो तुम भी मुझे ताना मार सकते हो। रोज़ली, लेकिन वो थोड़ी देर और रुकी। वो जोएना? टिम अचानक चिल्लाया, जोएना? तुम भी माँ जैसी हो गई हो। मुझे जोएना की कोई परवाह नहीं। उसका चेहरा घोड़े जैसा है और उसकी नज़र बहुत चालाक है, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। थोड़ी देर बाद रोज़ली बोली, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में कभी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। टिम ने सोचते हुए कहा, कह नहीं सकता, शायद मैं सब कुछ बता दूं। माँ में बहुत हिम्मत है, वो सब कुछ झेल सकती है। हाँ, शायद मैं उसके मन के जो वहम है वो मेरे लिए उन्हें तोड़ ही दूं। उसी से ये जानकर इतनी राहत मिलेगी कि जोएना और मेरे बीच सिर्फ बिजनेस का रिश्ता था और वो बाकी सब कुछ माफ कर देगी। अब वे मिसेस एलर्टन के कैबिन तक पहुंच चुके थे। टिम ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और मिसेस एलर्टन सामने खड़ी थी। रोज़ली और मैं, टिम ने कहना शुरू किया, फिर रुक गया। मिसेस एलर्टन ने कहा, ओ मेरे प्यारे बच्चों। उसने रोज़ली को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे हमेशा उम्मीद थी, लेकिन टिम तो बहुत परेशान करने वाला था। हमेशा दिखावा करता रहता था कि तुम उसे पसंद नहीं, लेकिन मैं सब कुछ समझती थी। रोज़ली ने टूटी आवाज में कहा, अब हमेशा मेरे लिए इतनी अच्छी रही है। मैं अक्सर सोचती थी, चाहती थी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और खुश होकर मिसेस एलर्टन के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी।